हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमने आपसे वादा किया था आपको नई एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और आज क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी सीटेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आज का टॉपिक है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। जो पृथ्वी पर स्थान है उनकी स्थिति क्या है, तो यह है आपका अध्याय 1 चैप्टर 1। सबसे पहले आर्यभट्ट महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया था, आइए उसको समझते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। अब ये स्टेटमेंट आपको दे करके पूछा जा सकता है कि किसका स्टेटमेंट है, तो आप सभी को याद रहना चाहिए ये किसका स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको एक मैप दिखाया गया है और यही हमारा पहला चैप्टर है और यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है पहले प्रश्न के माध्यम से दिया गया है। जैसे पहला प्रश्न है, मानचित्र क्या है, क्या हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं, निर्देशांक क्या हैं, पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जाता है, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें जानना है। साथियों, ये आपकी करंट एनसीईआरटी है 2026 और 27 की, इसलिए लेटेस्ट एनसीईआरटी हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, कल्पना कीजिए आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता आप कैसे लगाएंगे। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं। जैसे आप अपनी मान लीजिए किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, अब आप गांव में पहुंचे तो आपको रास्ता भूल गया, तो गांव में जो लोग मिलते हैं आप उनसे रास्ता पूछ लेते हैं। अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं, या उसका कोई मानचित्र है तो आप मानचित्र उठा करके देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, मानचित्र को ही अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। मानचित्र नीचे है, अभी आपको दिखाऊंगा। कल्पना कीजिए आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरते हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। इसको हमें दिखाना पड़ेगा। ये क्या, ठीक है, आप किस मार्ग से जाएंगे, क्या कोई अन्य संभावित मार्ग है। क्या आप इस मानचित्र से सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगेगा। यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे। ऐसी परिस्थिति में ही एक मानचित्र उपयोग में आता है। चलिए, ये है मानचित्र। सबसे पहले आपको दिशा आनी चाहिए। ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ये है पूर्व और ये है पश्चिम। आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, बैंक। तो आप रेलवे स्टेशन से कहाँ जाएंगे, दो रास्ते हैं। पहला तो आप चिकित्सालय से होते, नगर पंचायत होते और सीधा बैंक जा सकते हैं। नेक्स्ट है, आप कच्चे रास्ते को पकड़िए, फिर इधर से आइए, झील को पार करिए, आवासीय भवन से होते हुए आप कहाँ आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका सार्वजनिक उद्यान होते हुए ये बैंक आ सकते हैं। और फिर एक रास्ता ये है आपका जो यहाँ से डायरेक्ट सीधा आपको बैंक ले जाएगा। तो तीन रास्ते हैं। वैसे ही बैंक से बाजार जाने के लिए आपको क्या करना है, तो बैंक से बाजार अगर आपको जाना है तो ये वाला रास्ता आप ऐसे चुन सकते हैं, ये आप बाजार आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हम लोग मैप देख के रास्ते को बहुत अच्छे से अपना जो है जिस स्थान पर जाना है जा सकते हैं। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है। एक लघु मानचित्र है, ये काल्पनिक है, कल्पना से बनाया गया है और वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। मानचित्र
जो मानचित्र है इसके दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित चारों तीरों पर ध्यान दीजिए। जो मैंने आपको डायरेक्शन दिखाया था, जो डायरेक्शन थी नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, सॉरी ये साउथ है, ये वेस्ट है। हम आगे देखेंगे कि कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्रों को समझने में अधिक सहायक होती हैं। ये तो मेन डायरेक्शंस है, इसमें भी सब डायरेक्शंस होती हैं जो ऐसे निकलती हैं, वो आगे आप लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, कुछ प्रश्न आ रहा है, आइए पता लगाएं। चिकित्सालय को अंकित कीजिए। नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं? विद्यालय, नगर पंचायत व सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन में से कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी पर है? अब ये आप मानचित्र देखिए और देख करके अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्रियाकलाप करके करना है, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बाबू, मानचित्र और उसके घटक। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। किसी भी स्थान का, कोई भी स्थान है, उसका एक प्रतीक, एक सिंबल है। यह एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा एक बृहद क्षेत्र जैसे कि आपका जनपद या राज्य अथवा भारत जैसे अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व का भी हो सकता है। ये गांव से शुरू होकर विश्व तक जा सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, एटलस। इसी का एक नाम है मानचित्रावली, ठीक है। दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। एटलस अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में कहते हैं मानचित्रावली। मतलब क्या है? मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह जिसमें बहुत सारे मानचित्र ही बने हैं, वही कहलाती है एटलस। जैसे कि आप जानेंगे, मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। अब ये जो मानचित्र हैं ये आपको रटे होने चाहिए, याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। एक है आपका भौतिक मानचित्र, मुख्य रूप से प्राकृतिक जो आकृतियां हैं जैसे पर्वत है, महासागर है, नदी है, इनको दर्शाते हैं, ठीक है। जब आप पाठ्य पुस्तक में चित्र अपना 5.2 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा है राजनैतिक मानचित्र। ये देश या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीमेटिक मानचित्र विशिष्ट प्रकार की ये हमें सूचना प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में चित्र संख्या 6.3 और 8.1 देख सकते हैं। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। सबसे पहला है दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। और यही लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी मानचित्र हो, मानचित्र कैसा भी हो, उसके घटक 3 ही होंगे, दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा है प्रतीक चिन्ह, सिंबल क्या दर्शाया जाता है। आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके हैं। दूरी के बारे में और दिशा के बारे में आपने जान लिया है। प्रतीक चिन्ह जो सिंबल होते हैं उनके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। आइए अब हम इससे अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं एक बृहद क्षेत्र को कागज के छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जाता है। मानचित्र में एक स्केल होती है और उसी स्केल की सहायता से ये किया जाता है। आप सभी को याद रखना है प्यारे साथियों, ठीक है। आइए हम एक लघु नगर के हमारे मानचित्र पर वापस आते हैं। मानचित्र का प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माना कि यह 500 मीटर है तो हम कहेंगे स्केल पे 1 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर अगर ये स्केल होती है, इतनी ही बड़ी स्केल होती है, इसमें ऐसे छोटे 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 खाने बने होते हैं।
अगर इसमें लिखा है 1 सेंटीमीटर तो इसका मतलब है ये 500 मीटर की बात कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखें। अभी आगे देखेंगे क्योंकि बार बार हम पेज को अप डाउन नहीं करने वाले हैं। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ यह होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है, याद रखिएगा। मतलब मैप में 2.5 मीटर और धरातल पर 500 किलोमीटर लंबा होगा। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर करती है जिसका उपयोग वह करता है। ठीक है, चलिए आइए पता लगाएं। यहाँ आपको कुछ दिया गया है कि किसी विद्यालय के खेल का मैदान एक साधारण मानचित्र बनाइए। मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के स्केल पर सटीक ढंग से आपको खींचना है। तो ये आपको अपने हिसाब से करना है। आगे चलते हैं। हमने कहा था ये वाला चार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेन डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और मेरे प्यारे कुछ सब डायरेक्शन होती हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। ये सब डायरेक्शंस होती हैं और इनको आपको याद रखना है। आइए लघु नगर के मानचित्र के दाईं ओर शीर्ष पर स्थित चार जो तीर बने थे उन पर वापस आते हैं। वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं, शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है, इस तरीके से। इन्हें चातुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। अब ये नाम आपको याद रखना चाहिए कि इनका 2 नाम है, चातुर्दिश या प्रधान बिंदु। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं में उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। अधिकतर मानचित्र में उ अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। तो मैं आपको पूरा बता देता हूं। अगर उ लिखा है तो उत्तर, पू लिखा है तो पूरब, पा लिखा है तो पश्चिम और दा लिखा है तो दक्षिण। यही चारों इंडिकेशन के शब्द होते हैं और इन्हीं से हम पता लगा सकते हैं कि क्या शब्द लिखा हुआ है। अब आइए पता लगाएं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका है, आप लोग पढ़िए और अपने हिसाब से इसका उत्तर निकालिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात करेंगे बाबू प्रतीक चिन्ह। मानचित्रों का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवन और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख ड्राइंग्स है, लेकिन एक बड़े नगर या देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। इनकी जगह आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के लिए विभिन्न प्रकार, जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय और डाकघर, ये सभी भवन हैं, लेकिन सबका जो चिन्ह है वो अलग अलग होता है। मार्गों का अलग, रेलवे लाइनों का अलग, नदी, ताल, वन, इनके लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह का उपयोग होता है। इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझें, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत या भारत के भागों के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उनमें से कुछ चिन्हों को पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं ये सारी की सारी चीजें कैसे आपको तैयार करना है। सबसे पहले रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, रेलवे स्टेशन। ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है और ये आपका रेलवे स्टेशन। ऐसे सिंबल बनाया जाता है। ठीक है, अगर इस तरीके से डबल लाइन है तो पक्की सड़क, ये है कच्ची सड़क।
अब सीमा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। एक लाइन और डॉट, एक लाइन और डॉट मोटी लाइन है तो अंतर्राष्ट्रीय, पतली है तो राज्य, और एकदम लाइन लाइन है तो उसे क्या कहते हैं, जिला। नदी, कुआं, तालाब, नहर और सेतु। ये नदी है, ये कुआं है, ये तालाब है, ये नहर है और ये सेतु है। सेतु का मतलब होता है पुल। आगे बात करेंगे मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छत्र। तो ये आपका इस तरीके का सिंबल है। डाकघर, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन, पीओ, पीटीओ, पीएस। बस्तियां, ये बस्तियां हैं और ये आपका कब्रिस्तान है। ये है आपका वृक्ष और ये है आपका घास का सिंबल। तो मानचित्र पर छोटे से बना दिया जाता है और हम इसी से पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें स्थित हैं। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। आगे बात करेंगे पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर कुछ चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि उसके आसपास के छिलकों के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक गोल आकृति जैसा है। उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। ये है आपका ग्लोब, इसी को बोलते हैं ग्लोब। ठीक है। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। और आइए इसकी कुछ विशेषताओं का हम लोग पता लगाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है निर्देशांक को समझना। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में सामान या आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता है कि दुकान कहाँ पर है, अतः आप उसे इस प्रकार का निर्देश करेंगे, प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर शाम 6 बजे मुझसे मिलना। इससे आपका मित्र सही स्थिति पर निर्धारित कर पाएगा। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य स्थानों पर अक्षर का से जा तक और दोनों ओर के बीच के अंक 1 से 8 तक लगाए जाते हैं। यह साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाने या खेल का आरंभ किया गया है। ठीक है, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में नहीं। आइए आगे चलते हैं। इन 2 उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। इनके 2 निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृति को ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। बात करते हैं ये वाले पॉइंट की कि मानचित्र पर किसी भी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें इस प्रणाली को, ये प्रणाली कैसे काम करती है। तो सबसे पहले अब आपको जानना है अक्षांश। ठीक है, अक्षांश की बात करेंगे। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना है। ये है आपका ग्लोब। ऊपर वाला जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को घुमाइए और या घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु इसके 2 ध्रुव हैं। इसके मध्य में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा वृत्ताकार होती है, ये बीच में।
उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं, फर्श से ग्लोब बनाएंगे। ये वाला आपका उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ये है आपका ग्लोब, और ये है आपकी भूमध्य रेखा। इस पर आप खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की यात्रा कर रहे हैं। या तो आप इधर की यात्रा कर रहे हैं या तो आप इधर की यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा है, वहां से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। भूमध्य रेखा को भाई छोड़ के ही तो इधर जाओगे और इधर जाओगे तो दूरी बढ़ेगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। तो जो अक्षांश है, अक्षांश का मतलब इस तरीके से आप जाएंगे, या तो ऊपर या तो नीचे। तो इस तरीके से दूरी को जो मेजर करेगा उसे अक्षांश कहते हैं। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है, बताइए है नहीं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस तरीके से जो हम लाइन खींचते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बात करेंगे। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कहने का मतलब है कि जब आप जाएंगे तो आप ऐसे 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 गोल गोल करेंगे। तो जैसे आप जब ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पहुंचेंगे तो ये वाला बिंदु आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अक्षांशों को अंशों या डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त का अक्षांश 0, दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 उत्तर और 90 दक्षिण में है, याद रखिएगा। 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में उसे लिखा जाता है। अभी पूरा इस ग्लोब में समझा देंगे हम आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षांश और जलवायु के बीच संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म है, इसे उष्ण कहा जाता है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की ओर यात्रा करते हैं तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण होती जाती है। शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडी। ठीक है, उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत या ठंडी होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। यह भी कि हम एक वर्ष की समय अवधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। अब मैं आप सभी को ये पूरा का पूरा ग्लोब बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, बस आपको याद रखना है। देखिए, ये वाली जो लाइन है आपकी, यही है भूमध्य रेखा, इसे ही विषुवत रेखा कहते हैं और ये 0 डिग्री की होती है, याद रखिएगा। इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश, इसके पूर्व में पूर्वी अक्षांश, सॉरी इस तरफ पूर्वी देशांतर और इस तरफ पश्चिमी देशांतर। अभी वो देशांतर वाली में बताएंगे। ठीक है, तो ऊपर उत्तरी अक्षांश और नीचे दक्षिणी अक्षांश, यह है आपकी प्रमुख यामोत्तर रेखा। इसके पूर्व में पूर्वी देशांत, पश्चिम में पश्चिमी देशांतर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलेंगे, सब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, देशांतर की। अब आप कल्पना कीजिए कि संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की यात्रा करते हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, याद रखिएगा। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं, ये ऐसे होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए। कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है और पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के कुछ स्थानों पर प्रातःकाल और कुछ स्थानों पर मध्यकाल, सायं
या रात्रि है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देश मध्याह्न भोजन का समय होता है और किसी तीसरे देश में लोग रात्रि भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के स्थानांतरण के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। और आइए देखें कि ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए एक एक चीज को देखते हैं। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामोत्तर, ठीक है, कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनविच यामोत्तर कहते हैं, जो ऊपर वाली है। क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन की एक निश्चित ग्रीनविच से गुजरने वाली यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। यदि आप ध्रुवों से किसी ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार भूमध्य रेखा के साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 से 180 डिग्री तक बढ़ता है। इसे पश्चिम के लिए प और पूर्व के लिए पू वर्णों से जोड़ा जाता है। उदाहरणतः पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व और टोक्यो का 140 डिग्री पूर्व है। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। समझ में आया? चलिए, इसके साथ आप पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, तो इससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि यह डिग्री अनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है। पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के यामोत्तर को दर्शाती हैं। ये सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें ग्रिड रेखाएं कहा जाता है। अब ऐसे ऐसी जो जाएंगी ये, और ऐसी ऐसी जो जाएंगी ये, ग्रिड रेखा का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सब कुछ यहाँ आपको समझाया गया है। ये है आपकी ग्रीनविच यामोत्तर, ये है आपकी भूमध्य रेखा। ग्रीनविच यामोत्तर ने इसको 2 भाग में बांटा, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, जबकि विषुवत रेखा ने 2 भागों में पृथ्वी को बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, जो भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वास्तव में ग्रीनविच यामोत्तर पहली ज्ञात प्रमुख यामोत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के यामोत्तर थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामोत्तर रेखा थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। यह उज्जैनी वर्तमान उज्जैन के मध्य से गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराह मिहिर यहाँ रहे और अपना कार्य किया। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख यामोत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। उज्जैनी यामोत्तर सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों के गणनाओं के लिए प्रमुख संदर्भ बन गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको दिखाया गया है, ये वाला कुरुक्षेत्र, रोहतक, दिल्ली, ठीक है, उज्जैनी, माहिष्मती। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है कि इस तरीके से ये हमारा कन्याकुमारी तट है। प्राचीन और आधुनिक नगर है। गोल वाला प्राचीन है और ये वाला आधुनिक नगर है। ठीक है, चलिए ये आपको एक मानचित्र दिया गया। इस मानचित्र में जो भी आपको दिया जाएगा उसको आपको भरना है। चलिए आगे बात करते हैं। समय क्षेत्र, टाइम जोन, इसको समझना। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इस प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता और एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का, अर्थात प्रति घंटा 15 डिग्री, तो 15 गुणे 24 360। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के यामोत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य यामोत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री तक आप पहुंचते हैं। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री यामोत्तर पर स्थानीय समय 1 घंटा जुड़ता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर के 1 बजे हैं तो स्थानीय समय 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर के 2 बजे होंगे। जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको 1 घंटे का उसमें ऐड होता जाएगा।
इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय प्रातः 11 बजे का है, तो 30 डिग्री पर 10 बजेंगे। और जब आप पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे तो -1, और इस तरफ यात्रा करेंगे तो +1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आपको दिखाया गया है कि यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस में जाएगा, यहाँ से आप इधर बढ़ेंगे तो ये माइनस में जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है, आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, क्लास देखते रहिए। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं है। इस कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले यामोत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आईटीसी ग्रीनविच, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी कहा जाता है, स्थानीय समय से 5.5 घंटा आगे है। हमारा जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्यों आगे है, कैसे आगे है, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, ग्रीनविच से पूर्व में हैं। और आपको पता है जितना डिग्री आप पूर्व में 15 डिग्री बढ़ेंगे उतना 1 घंटे का समय आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए जो है हमारा समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अब आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, कोई डाउट आपको होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गुजरात और असम में बैठे हुए दो मित्र चर्चा कर रहे हैं स्थानीय समय के बारे में। ठीक है, चलिए, यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती, इसीलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करना पड़ता है। प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए जीएमटी में जोड़ें, धनात्मक अथवा घटाएं ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है, ये आपको कुछ वर्ल्ड के देश दिखाए गए, ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, रूस, ठीक है, इंग्लैंड, यूरोप, अफ्रीका, ग्रीनलैंड, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील। ठीक है, तो कुछ बड़े बड़े देश हैं। और जहाँ आपको क्या दिखाया गया है कि जीएमटी, ये जीएमटी को दर्शाया गया। मेन वाली तो ये है 0 डिग्री पे है, इंग्लैंड से आई है। अब देखिए हमारा भारत इंग्लैंड से कहाँ है, पूर्व में है। हम इंग्लैंड से पूर्व में, इसीलिए हमारा 5.5 घंटा 30 मिनट समय आगे है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। इस स्पष्टीकरण से प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय है, या हर एक देश के लिए एक जैसा नहीं है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र और रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, जिसका अर्थ यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को 10 बार पुनर्समायोजित करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह का टाइम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार भारत में केंद्रीय ग्लोब के कुछ देशों के जीएमटी के संबंध में मानक को दर्शाता है। ग्रीनविच पर स्थित यामोत्तर, जिसके विपरीत की रेखा 180 डिग्री देशांतर पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप मानचित्र में +12 -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि आप पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो एक दिन सोमवार से रविवार मतलब घट जाएगा, याद रखिएगा, घटाएंगे। यदि आप पश्चिम की ओर इसे पार करते हैं तो आप एक दिन रविवार से सोमवार जोड़ेंगे। अतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन कुछ देशों में यह एक दिन का विभाजन होने के लिए या बचाने के लिए इसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है, इसे टेढ़ा मेढ़ा गुजारा गया है। ठीक है, चलिए अब ये जो देश हैं देखिए, ये 1 घंटा आगे है, ये 2 घंटा, ये 3, ये 3.5, ये 4, ये 4.5, ये 5, ये 6,
ये 5.5 भारत है, ये 8 है, ये 6.5 7 है, 8 है, 7 है, ये इतने आगे हैं, ये सभी आगे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, को दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्र के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह है, ये तो पता ही है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है, जिसे अक्षांश और देशांतर के एक ग्रिड, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली रेखा के समानांतर और उत्तर से दक्षिण जाने वाली रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं की सहायता से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका देशांतर के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, ये वाला टॉपिक आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे इसमें कोई भी चीज़ें बहुत खास नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपका यह स्थान कंप्लीट हो सॉरी यह टॉपिक कंप्लीट हो जाता। मुहाना, वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो यह टॉपिक आपका यहीं पर कवर हो जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कैसा लगा ये सेशन। और नई एनसीईआरटी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे अच्छे मैप्स इसमें यूज हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा।